संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम संविधान से संबंधित जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं उनमें आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान का, उस पर चर्चा करेंगे। और वो टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिस प्रस्तावना की शुरुआत से ही हमारा संविधान शुरू होता है, यानी हम कह सकते हैं कि संविधान की जो शुरुआत होती है वो प्रस्तावना से होती है, और जिसको हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो ऐसे टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे जहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते, वहाँ से हम आज चर्चा करेंगे। संबंधित प्रश्नों के संदर्भ में भी आज हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना से संबंधित जो अनुच्छेद है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। प्रस्तावना, ये जो प्रस्तावना, और आपने पढ़ा होगा एक उद्देशिका या उद्देश्य, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का जो मूल आधार है, प्रस्तावना का जो मूल आधार है वो मूल आधार हमारी उद्देश्य या उद्देशिका ही है। प्रस्तावना का जो मूल आधार है वो कौन है? उद्देश्य या उद्देशिका। आपने पीछे वाले वीडियो में देखा होगा 13 दिसंबर, जब हमने संविधान सभा पढ़ी थी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, और इन उद्देश्य प्रस्तावों को जो 22 जनवरी थी, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य या उद्देशिका दी, वही उद्देश्य या उद्देशिका हमारी प्रस्तावना का क्या है? मूल आधार है। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है, प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? प्रस्तावना का मूल आधार उद्देश्य या उद्देशिका है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और जब हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे, वहाँ भी चर्चा की थी प्रस्तावना कहाँ से ली गई? यूएसए से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और जो प्रस्तावना की भाषा, जो शैली थी, वो ली हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद में दो मुख्य महत्वपूर्ण विवाद है। एक विवाद आता है, आपने देखा होगा 1960 का बेरुवारी वाद। इस 1960 के बेरुवारी वाद में जब सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने, यह महत्वपूर्ण वाद है। जब हम संविधान के संबंधित संसद पढ़ेंगे या जब भारत के आज तक के प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, वहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे बेरुवारी वाद पर। जब 1960 का बेरुवारी वाद आया, तो बेरुवारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसने कहा प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना संविधान का कोई भाग नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। परंतु सुप्रीम कोर्ट में जब एक फैसला और आता है 1973 का केशवानंद वाद, 1973 का केशवानंद वाद वर्सेज केरल राज्य, या केशवानंद वर्सेज केरल राज्य जो वाद आता है, इस केरल राज्य वाले वाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु जस्ट 13 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रीएम्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अपने ही फैसले को बदल दिया 13 वर्ष बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बाकायदा ये भी कहा प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और उसमें उसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है जिस प्रकार से संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है। इसका मतलब सीधा साधा है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत ही प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और आज तक इस प्रस्तावना में जो संशोधन हुए वो केवल एक संशोधन हुआ है, और 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में जो इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, उसके द्वारा इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें, पहला, प्रस्तावना का मूल आधार क्या है?
उद्देश्य या उद्देशिका। प्रस्तावना ये उद्देश्य या उद्देशिका कब प्रस्तुत की गई? 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार कब? 22 जनवरी 1947 को। ये तो इसकी बात रही। अब जो बेरुआरीवाद आता है, बेरुआरीवाद में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदलते हुए कहा 1973 में केशवानंद वर्सेज केरल राज्यवाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और जिस प्रकार संविधान के अन्य भागों में संशोधन किया जाता है उसी प्रक्रिया के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है या किया जाएगा भविष्य में अगर संशोधन होगा तो। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ और वो हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द हम शॉर्ट में लेंगे, आपको एक ट्रिक आएगी, पास। एक 3 शब्द पास, प यानी यहाँ से इसे प निकाला, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता। दूसरा इस प में से ए गया अखंडता, अखंडता, और एक लास्ट में से बच गया तो समाजवाद, समाजवाद। ये 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद। इन तीनों ही जो शब्द है इसके ऊपर हम आगे चर्चा भी करेंगे ये क्या क्या है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन? केवल एक बार। कब किया गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अब इस हमारी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में निम्नलिखित बातें उल्लेखित हैं। उन निम्नलिखित बातों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। पहला कि हमारा जो संविधान है, इस संविधान का स्रोत क्या है। पहली बात तो मैं चर्चा कर दूं कि प्रस्तावना होती क्या है। जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को रखने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो था कि हमारे जो संविधान है, संविधान की सीमाएं कितनी है, संविधान के क्या उद्देश्य हैं, सरकार की क्या नीतियां हैं और हमारे संविधान के जो क्या स्रोत है, संविधान का क्या स्रोत है, उन सब के बारे में चर्चा करने या सबके बारे में यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट लिखी गई। संविधान कब लागू हुआ उसकी तिथि भी इस प्रस्तावना में हमें देखने को मिलती है। यानी संविधान हमारी जो प्रस्तावना है, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें जैसे आपने कोई पाठ पढ़ते हो और पाठ में आप पाठ परिचय आता है, उस पाठ परिचय के अंतर्गत आप देखते हो पाठ की तमाम जो जानकारी है, तमाम जानकारियाँ है वो आपको उस पाठ परिचय में मिल जाती है। जो आपका इस फिल्म का एक ट्रेलर होता है, 3-4 मिनट का ट्रेलर होता है, फिल्म की पूरी स्टोरी आती है उसमें। इसी प्रकार जो हमारे संविधान में जो जो विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रावधान है, उन सब बातों का उल्लेख किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। या कह सकते हैं प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है या संविधान का परिचय है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें, संविधान का स्रोत क्या है ये बातें स्पष्ट होती है, संविधान का विस्तार कहाँ तक है ये बातें स्पष्ट होती है, सरकार की क्या नीतियाँ हैं ये बातें स्पष्ट होती है, और इस संविधान की जो सीमाएं हैं उनके बारे में भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। संविधान के क्या उद्देश्य हैं ये सब बातें हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है और यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो हमारा है कि संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है, बहुत बढ़िया यहाँ से प्रश्न भी बनता है और हमें संविधान के बारे में जानकारी भी मिलती है। संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है। पहली बात, एक प्रस्तावना में एक लाइन है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये एक लाइन लिखी है प्रस्तावना में और आपने पढ़ा भी होगा। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें जो हमारे भाव प्रकट हो रहे हैं, संविधान सभा में जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उस संविधान निर्मात्री सभा में चाहे आम जनता ने भाग नहीं लिया हो,
आम जनता ने चाहे लोगों को नहीं चुना हो, परंतु उस संविधान की जो लैंग्वेज है, उस संविधान का जो दर्शाने का स्रोत है, वो पूरा का पूरा जनता को जाता है। इस लाइन से हम देखेंगे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। और आपने जब भी कहीं लाइव आते हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परसों लाइव आया था तो लॉकडाउन के संदर्भ में, तो उन्होंने यही लाइन दोहराई थी, हम भारत के लोग। जो हमारे कर्तव्य हैं उनका जो पालन के बारे में उन्होंने बता रहा था, तो उन्होंने कहा था हम भारत के लोग। तो ये लाइन इस संविधान के स्रोत के बारे में हमें बताती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब स्रोत है कि इस संविधान का स्रोत सीधा साधा कौन है, हम भारत के लोग। और भारत के लोग कौन, जनता। भारत के लोग कौन, जनता। तो इस लाइन से दो बातें स्पष्ट होती है, इस लाइन से दो बातें। पहला हमारा जो कैंडिडेट ये रहा कि इस संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है। तो हम ये लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस लाइन से दो बातें स्पष्ट होती है। कितनी बातें, दो बातें स्पष्ट होती है। जो पहली बात है वो है कि संविधान का स्रोत कौन है, जनता। संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। ये कहाँ से स्पष्ट होता है कि संविधान का स्रोत जनता है? प्रस्तावना की पहली लाइन है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इस लाइन से स्पष्ट होता है कि संविधान का स्रोत क्या है, जनता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है कि संविधान में सर्वोच्च कौन है, संविधान में सर्वोच्च कौन है। आप बहुत सारे विवाद पढ़ते होंगे, अखबारों में भी देखते होंगे, संविधान में सर्वोच्च कौन है। एक ये बनता है कौन है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इस लाइन से ही इसके बारे में हमें उत्तर मिलता है कि आपने बहुत सारे विवाद देखे, आज भी विवाद चलते रहते हैं कि संविधान में सर्वोच्च कौन है। न्यायपालिका सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, या हमारी जो प्रस्तावना है वो सर्वोच्च है, या जनता सर्वोच्च है, कौन सर्वोच्च है। तो इस लाइन से हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इस लाइन से बाकायदा अगर इस बात का पता लगाना हो कि संविधान में सर्वोच्च कौन है, तो हमें प्रस्तावना की पहली लाइन पढ़ लेनी चाहिए, हम भारत के लोग। तो इसमें संविधान में सर्वोच्च कौन है, यहाँ पर प्रस्तावना में न तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, न ही हमारी संसद सर्वोच्च है, न ही संविधान, इसमें केवल लिख रखा है हम भारत के लोग। इस लाइन से स्पष्ट हो रहा है डायरेक्ट कि संविधान में सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च है जनता। संविधान में सर्वोच्च कौन है, जनता। संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत जनता है। और संविधान में सर्वोच्च कौन है, उच्च कौन है, इसका भी उत्तर हमें जनता मिलता है प्रस्तावना से, हम भारत के लोग। इस लाइन से बात स्पष्ट होती है। तो यहाँ से मेरे को विश्वास है आप समझ गए होंगे कि जो संविधान में के स्रोत क्या है और संविधान में सर्वोच्च कौन है। इन दो बातों का उत्तर हमें मिलता है प्रस्तावना से। और प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इनसे स्पष्ट होता है। चाहे प्रस्तावना में या संविधान निर्माण में जनता की कोई भागीदारी नहीं हो, परंतु इस लाइन से बिल्कुल अर्थ स्पष्ट होता है कि संविधान का स्रोत जनता है और संविधान में सर्वोच्च कौन है, जनता है। इन लाइनों से हमें अर्थ स्पष्ट होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे और जो प्रस्तावना से संबंधित बातें हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे विस्तार से। तब तक के लिए धन्यवाद।